Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट टैक्स टोटली कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द इनडायरेक्ट टैक्स. आज हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हमारा टैक्सेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली द टैक्सेस दैट कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर एंटिटी. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो हम किसी और एंटिटी या वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स किसी और पर्सन को हम पास कर देते हैं और इंडिविजुअल. दे आर यूजुअली इम्पोज्ड ऑन अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर. ये टैक्सेस जो होते हैं इनडायरेक्ट ये या तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पे इम्पोज करे जाते हैं. मीन्स ये लोग होते हैं लायबल पे करने के लिए. बट इनडायरेक्टली दे पासिस ऑन द टैक्स टू द कंज्यूमर. जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है जो गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है उनके थ्रू ये उन टैक्स को रिकवर करवाते हैं. ओके अगर इन सिंपल वर्ड्स कहें तो द पर्सन पेइंग टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर. जिस पर्सन को पे करना है इनडायरेक्ट टैक्स किसको गवर्नमेंट को वो अल्टीमेट कंज्यूमर से उसको क्या करता है कलेक्ट करता है. एंड दिस टैक्स इज चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अभी हमने जब डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है ऑन इनकम. वो किसी पर्सन की इनकम पे चार्ज होता है. ऑन दी अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे आर चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. दे आर एसेंशियली फीस. इनडायरेक्ट टैक्स भी एक तरह से फीस ही है जो किसको चार्ज होती है या लेविड या चार्ज. मैंने आपको पहले ही बताया सेम मीनिंग है. इक्वली ऑन दी टैक्स पेयर्स. इनडायरेक्ट टैक्स हर एक टैक्स पेयर को इक्वली चार्ज होगा. टैक्स पेयर कौन है यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर्स. टैक्स तो वो पे कर रहा है ना कंज्यूमर से रिकवर करेंगे देन वो बस जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे. बट पहले इनडायरेक्टली दे विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर्स. तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये इक्वली चार्ज होते हैं हर एक कंज्यूमर से. ये मैटर नहीं करता कि पर्सन की इनकम क्या है वेदर ही इज रिच और पुअर. हर एक को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है. बट अगर बात की जाए डायरेक्ट टैक्स की उसमें आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इसमें डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है. अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी मैटर नहीं करेगा आपकी इनकम कितनी है वेदर यू आर रिच और पुअर यू हैव टू पे दी इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स. अब आप मुझे बताइए वो स्पेसिफिक वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की नेचर के लिए कि जिससे पता लगता है कि ये हर एक पे इक्वली चार्ज होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल. ओके देन एग्जांपल्स क्या हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स की लाइक सर्विस टैक्स कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी वैट जीएसटी एट्सेट्रा. और इनडायरेक्ट टैक्स को हम कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं. क्यों ये टैक्स कब चार्ज होता है जब कोई कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है. अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. Therefore, at the time of consumption, they will recover the amount. Therefore, indirect tax is also known as consumption tax. I hope अब आपको यहाँ तक सब क्लियर है. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स में भी कई सारे टैक्सेस हैं बट मेजरली हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात की थी. वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स भी काफ़ी सारे हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कस्टम ड्यूटी सर्विस टैक्स जीएसटी वैट एक्साइज एट्सेट्रा. बट आपको मेजरली यहाँ पे सबसे मेन कौन सा पढ़ना है एक तो कस्टम ड्यूटी के बारे में और जीएसटी के बारे में. और अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी. बाकी सब जो है मैं आपको इनके मीनिंग वगैरह बता दूंगी बट हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहने वाला है ऑन जीएसटी देन ऑन कस्टम ड्यूटी. तो चलिए अब एक्साइज ड्यूटी ये आपको नहीं पढ़ना है बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है वो होता क्या है. वो क्या है इट इज़ चार्ज्ड व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज्ड. जैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं से भी जगह पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं द टाइम व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चार्ज हो जाती है एक्साइज ड्यूटी. तो सिंपली याद रखिए एक्साइज ड्यूटी कब लगती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. देन वैट. वैट कब चार्ज करते हैं इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स. वैट कब चार्ज होता है जब इंट्रा स्टेट सेल होती है मीन्स विद इन दी स्टेट विद इन स्टेट. देन सीएसटी. सीएसटी क्या होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स.
CST कब चार्ज होता है? इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स, मीन्स जब हम कुछ भी अपनी आउटसाइड दी स्टेट सेल करते हैं उस टाइम पे कौन से चार्ज करते हैं हम टैक्स? CST। और वैसे भी मोस्ट ऑफ दीज टैक्सेस आर रिमूव्ड, मतलब कुछ लिमिट तक ये टैक्सेस रिमूव हो चुके हैं और उनकी जगह किसने ले ली है? GST ने, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट आपको पहले मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कि इन टैक्सेस का मीनिंग क्या होता था। देन सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स किस पे चार्ज होता था? द टाइम व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो सिंपल है, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वैट इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल्स, CST इन केस ऑफ इंटरस्टेट, एंड देन सर्विस टैक्स इन केस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब GST क्या है? ये वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पे चार्ज होता है? ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब हम सेल करते हैं किसी गुड्स की या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे क्या चार्ज होता है? GST। It replaced many other indirect taxes such as VAT, excise duty, service tax, etc. due to certain loopholes। कुछ ऐसी कमियां थी इन पुराने जो प्रीवियस टैक्सेस लगते थे, ये सब वैट वगैरह, इनमें कुछ लूपहोल्स थे जिस वजह से क्या हुआ, हमें चेंजेस लानी पड़ी और किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा? GST को। इट हेल्प इन द एबॉलिशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ GST से पहले क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल, ये है कोई मैन्युफैक्चरर, ओके, आपको पता है सबसे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, देन आफ्टर दैट मैन्युफैक्चर किसको देगा सामान? होलसेलर को। होलसेलर विल सेल इट टू रिटेलर, देन रिटेलर से कहाँ चले जाएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर के पास, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर जो होगा वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या करेगा? उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। ये भी मैंने आपको बताया कि एक्साइज ड्यूटी कब पे होती है? व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब जैसे ही एक्साइज ड्यूटी पे करी मैन्युफैक्चरिंग पे, अब मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है? आगे फर्दर सेल करना है किसको? होलसेलर को। और मैंने आपको बताया कि सेल करते टाइम क्या लगता है? वैट। तो पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगी, देन वैट लगा। अब फर्दर जब उसने होलसेलर को बेचा, जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, इसमें जो भी वैल्यू पे बेचेगा उसमें ये पुराना वाला वैट तो इंक्लूड हो गया होगा। देन अगेन जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा फिर वैट लगेगा। तो क्या हो रहा है? पहले भी आपने टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी भी दी, देन अगेन आप वैल्यू पे तो टैक्स दोगे ही दोगे जो उसकी सेल वैल्यू होगी, बट आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहे हो। तो दीज आर ऑल नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इन्हीं सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए किसकी इंट्रोडक्शन करी गई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें क्या था? इट लेड एम्फेसिस ऑन वन नेशन एंड वन टैक्स। अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगेगा, हर एक को सिमिलर रेट ऑफ टैक्स पे करना होगा। ओके, GST एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च। ये डेट आप याद रखें। GST का जो एक्ट था पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, कब हुआ था? ऑन द डेट 29 मार्च 2017। बट ये फोर्स में या इफेक्ट में कब आया इंडिया में? ऑन 1 जुलाई 2017। दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, तो उसको नोट डाउन कर लें। देन GST इज ऑल्सो नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अब ये स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरी साइड है स्टेट कर्नाटका, ओके। अब हो सकता है कि यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, बट वो गुड्स हमने महाराष्ट्र में सेल नहीं करे, कर्नाटका में सेल करे। अब आपको क्या लगता है, गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए थे तो जो भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा, क्या वो महाराष्ट्र ले जाएगी? नो। अब जहाँ पे वो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में सेल हो रही है। तो सारा रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? कर्नाटका की गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है, उसको डिपेंड करेगा कि किस जगह पे बेच रहे हैं गुड्स, तो वहीं पे टैक्स पे करना होगा, वहीं की गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी। ओके, दैट इज वाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्लियर? देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST। अब कब हमें GST एप्लीकेबल होगा? मैंने आपको बताया था, डिपेंड करता है कि कब पर्सन को इनकम टैक्स पे करना है। जब हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की थी, वो कुछ लिमिट थी कि इतनी स्लैब के अंडर आएंगे तब उसको GST पे करना है। वैसे ही कुछ प्रोविजंस हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि पर्सन को GST के अंडर रजिस्टर होना चाहिए, देन उसको पे करना है फर्दर या नहीं, ठीक है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो गुड्स में डील करता है, तो उनके लिए क्या है? ऑल बिजनेसेस सप्लाइंग गुड्स
हुज थ्रेश होल्ड लिमिट, या सिंपल आप बोल सकते हैं एक लिमिट लगा दी है किसके लिए, टर्नओवर बोला, अब टर्नओवर की लिमिट या टर्नओवर किसको कहते हैं, सेल को। अगर उनकी सेल एक्सीड कर जाती है 40 लाख से इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में उनकी सेल 40 लाख से इंक्रीज कर गई, उनको रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए अंडर जीएसटी। बट कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो उनके लिए लिमिट कितनी है, 10 लाख। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात की पहले मैंने, जो भी बिजनेसेस गुड्स में डील करते हैं, ये हो गई बात, हो गई है नॉर्मल स्टेट्स की। ठीक है, और ये वाली है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। नॉर्मल स्टेट्स के लिए है अगर 40 लाख से एक्सीड कर जाएंगे देन दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और स्पेशल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे 10 लाख की इनकम को भी बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, वो कहते हैं कि जिनकी 10 लाख से भी एक्सीड कर जाएगी उन्हें भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराना होगा। देन अगर सर्विसेज की बात करें तो नॉर्मल स्टेट्स जो हैं उनके लिए कितनी लिमिट है, 20 लाख। वही स्पेशल की बात की जाए तो कितनी है, 10 लाख। तो सिंपल याद रखना है, ग्रेटर देन 40, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे है 20 और 10। स्पेशल के केस में सेम है बट नॉर्मल के केस में यहाँ पे 50% हो गया इन सर्विसेज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन एवरी पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ। अब क्या था, जीएसटी आने से पहले कई पर्सन वैट के अंडर रजिस्टर्ड थे, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सेल थी, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट। तो जो वैट या सीएसटी जिस भी हेड के अंडर रजिस्टर्ड थे पहले, वो अल्टीमेटली जीएसटी के अंडर भी रजिस्टर हो जाएंगे। बट जो पहले भी रजिस्टर नहीं थे बट वो बाद में इन किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तब भी उनको रजिस्टर करवाना होगा। ओके, और भी कई सारे प्रोविजंस होते हैं कि कब बंदे को रजिस्टर करवाना है या नहीं, बट ये मैंने आपको मेजर दो बता दिए, बाकी इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिंपल अभी तक हमने पढ़ा कि जीएसटी जो है वो उसने क्या किया, एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने की कोशिश की, उसने कई सारे टैक्सेस को सबस्यूम किया या वी कैन से एब्जॉर्ब कर लिया, लाइक वैट, सीएसटी वगैरह। और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, ऑन 1 जुलाई 2017। देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। और जीएसटी का मेन मोटिव क्या था, वन नेशन वन टैक्स। ओके, देन जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। देन अभी हमने पढ़ा कि कब कब जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अब आगे देखते हैं टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एसजीएसटी, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, जो आपको बिल पे लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है ना इस तरह से, एक तो आपकी नॉर्मल जो जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू होती है, जितने का आपका बिल बना होता है वो वैल्यू होती है, देन उस पर अलग से सीजीएसटी भी चार्ज करते हैं, एसजीएसटी भी चार्ज करते हैं, और हमेशा ये दोनों इक्वल अमाउंट्स के या वी कैन से इक्वल रेट्स के होते हैं। तो ये जीएसटी चार्ज होता है वो ये वाले हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर इंटरस्टेट की बात होती है तो इंटीग्रेटेड। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, इट इज़ लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एज द नेम इज सजेस्टिंग स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कौन चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, किस पे, ऑन द इंट्रा स्टेट सेल। ऑब्वियसली स्टेट चार्ज कर रही है तो विद इन द स्टेट की बात करेंगे। इंट्रा स्टेट सेल पे चार्ज होती है जब हम कोई गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं विद इन द स्टेट। देन जो भी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वी कैन से एसजीएसटी का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो अर्न भी अपने पास रिटेन भी कौन करके रखता है, स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है। ठीक है, बट कहाँ पे, वेयर दी ट्रांजेक्शन इज मेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है जीएसटी या वी कैन से इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जीएसटी भी क्या होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, अब जिस स्टेट में सेल होगी गुड्स की वही स्टेट इसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, जैसे अभी आपको मैंने पहले भी बता दिया। ओके, देन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वी कैन से सीजीएसटी, इसको कौन लेवी करता है या चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किस पे, ये भी होती है इंट्रा स्टेट सेल पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है इसको कौन लेके जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है। और इसको किसके साथ लगाते हैं, अलॉन्ग विद दी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी बिल होता है इक्वल अमाउंट लगता है, सीजीएसटी भी साथ होता है और एसजीएसटी भी साथ होता है, दोनों किस पे लगते हैं, ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। एसजीएसटी का अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है और सीजीएसटी का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या होता है, इट इज़ लेविड इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है, इंटरस्टेट सेल्स पे।
चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, और इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। आईजीएसटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी लगता है इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी भी हम आगे पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी हमें किस पे चार्ज होती है? ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। कस्टम ड्यूटी, पहले कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम, देन उसके बाद इन एडिशन टू इट आईजीएसटी भी चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है आईजीएसटी एक तो इंटरस्टेट सेल्स पे होता है और एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी होता है। देन जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू आईजीएसटी वो कौन ले जाता है? इट इज शेयर्ड इक्वली बाय सेंटर एंड स्टेट। तो जैसे नाम से भी पता लग रहा है इंटीग्रेटेड, किसी दो चीज़ों को क्लब करके बना होगा ना, तो इसका कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ओके, तो एसजीएसटी पार्ट ऑफ टैक्स, जो एसजीएसटी पार्ट होगा इसमें जो हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? वेयर इन दी गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। अगेन मैंने बार बार चीज़ें ये लिखी हैं, रिपीट की हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहाँ पे सप्लाई होगी गुड्स की उसी स्टेट की गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को अपने पास रखेगी। नाउ व्हाट इज जीएसटी? अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं जीएसटी की। इट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन जो भी रजिस्टर्ड है किसके अंडर? जीएसटी के प्रोविजंस के अंडर, दे आर असाइंड अ पर्टिकुलर नंबर दैट इज नोन एज जीएसटी। ओके, टिन और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड विद जीएसटी। पहले क्या था? टिन था, और वी कैन से टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसको चार्ज होता था, या वी कैन से किसको अलॉट होता था ये नंबर? टू दी वैट रजिस्टर्ड पर्सन, जो वैट के प्रोविजंस के अंडर रजिस्टर्ड थे। बट जो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए जीएसटी के अंडर, तो उनको टिन की जगह अब कौन सा नंबर मिलेगा? जीएस टिन। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाए आपको कि जीएस टिन जो था उसने किसको रिप्लेस करा? इट रिप्लेस्ड टिन, बस साथ में गुड्स की वर्ड की एडिशन हो गई। ओके, tin has been substituted with GST, and those businesses that have tin जिनके पास ऑलरेडी पहले से ये नंबर था would automatically be allotted GST, उनको ऑटोमेटिकली ये अलॉट हो जाएगा। वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी में बताया था कि कोई पर्सन अगर अर्ली लॉज के अंडर रजिस्टर्ड था तो वो ऑटोमेटिकली जीएसटी के प्रोविजंस में भी आ जाएगा। वैसे ही जब उनके पास पहले से ही नंबर था, टिन नंबर था, तो अब उनको ऑटोमेटिकली जीएसटी भी अलॉट हो जाएगा। बट बाकी जो न्यू वाले होंगे, जो न्यूली रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी के अंडर, उनको अलग से जीएसटी को लेना पड़ेगा। द नंबर इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। ये जो नंबर है जीएसटी, उसको हम अलॉट क्यों करते हैं? ताकि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जीएसटी वाले, वो मेंटेन कर सकें किसको? जीएसटी की पेमेंट्स को, एंड अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी एक्ट। इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए कि इस पर्सन का ये रिकॉर्ड है, तो सिंपली वो जीएसटी के नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन ये कुछ फॉर्मेट है, इस तरह से दिखता है जीएसटी। ये कितना होता है? इट इज़ 15 डिजिट नंबर। ये 15 डिजिट्स का होता है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 डिजिट का होता है। और जो फर्स्ट टू डिजिट्स होते हैं, कोई भी होंगे फर्स्ट टू, ये तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट टू डिजिट्स जो होंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे? स्टेट कोड। ये होता है, पहले दो डिजिट हमेशा क्या होते हैं? स्टेट कोड होते हैं, जो किस पे बेस्ड होते हैं? ऑन इंडियन सेंसस 2011। और हर एक स्टेट का अपना यूनिक कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू का क्या है? 01, कर्नाटका का 29। ओके, तो पहले दो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेंगे जीएसटी के? स्टेट कोड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं जीएसटी के फॉर्मेट का कुछ भी उठा के कि इतने जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट के क्या करते हैं, तो रिमेंबर इट। ओके, देन नेक्स्ट 10, जो अगले 10 डिजिट्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, नेक्स्ट 10 डिजिट्स जो होंगे क्या होंगे? ये आपका खुद का पैन नंबर होगा। वही जो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंडर, या पर्सन जो भी, उसका पैन नंबर होगा। ओके, पैन नंबर ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी। देन 13th डिजिट विल बी एंटिटी। जो भी एंटिटी जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होगी उनको एक यूनिक एंटिटी कोड अलॉट किया जाएगा। देन जो 14 डिजिट होता है इट इज़ जेड बाय डिफॉल्ट, ये हमेशा जेड ही होता है। देन लास्ट डिजिट क्या होता है? इट इज़ अ चेक कोड। ये भी एक यूनिक नंबर होगा अलग से, किस लिए होगा? एक तरह से चेक करने के लिए, कुछ भी एरर डिटेक्ट करने के लिए। ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ओके, पहले दो हो गए स्टेट कोड, देन नेक्स्ट 10 हो गए पैन नंबर, उसके बाद 13th होगा एक आपको एंटिटी का यूनिक कोड मिलेगा अपना, देन जेड तो होगा ही होगा, उसके बाद लास्ट वन एक चेक कोड होगा।
ओके, तो चलिए आगे। जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है? इट इज़ एन एपेक्स मेंबर कमिटी। एपेक्स क्या होता है? जो हायर अथॉरिटी के होते हैं, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। जीएसटी काउंसिल इट इज़ अ एपेक्स मेंबर कमिटी। ये कुछ मेंबर्स की कमिटी होती है, किस लिए? टू मॉडिफाई, reconcile or to make any law or regulation based on the context of GST in India। इंडिया में कुछ भी हमने जीएसटी के ऊपर कोई भी चेंजेस लानी है, मॉडिफिकेशन लानी है, कुछ स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करनी है, कोई लॉ लाना है न्यू, तो वो कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स दी जीएसटी स्लैब्स। कोई भी जीएसटी के रेट्स हैं, कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। तो ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि जीएसटी के जो रेट्स हैं, या जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल होती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है वैसे ही जीएसटी की रिटर्न्स भी फाइल होती है, तो उनकी ड्यू डेट्स, जो डेडलाइन होती है, जो डेट, वो कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। देन कुछ एग्जाम्पशंस की कौन छूट मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी, वो सब भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। देन टर्नओवर लिमिट्स, वही जो एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो डिसाइड करेंगे जिनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। देन दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ टोटल 33 मेंबर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं, देन यू हैव टू आंसर 33, जिनमें से 2 मेंबर्स कहाँ के होने चाहिए? सेंटर के होने चाहिए, और 31 मेंबर्स में जो रिमेनिंग रह गए 28 स्टेट से होने चाहिए और 3 यूटी से होने चाहिए, बट मेन आपको याद रखना है 33 मेंबर्स होते हैं। ओके, देन जीएसटी काउंसिल जो होता है, इसका मेन हेड कौन है? इसको कौन गवर्न करता है? मेन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और प्रेजेंटली कौन है हमारी? निर्मला सीतारमन। ओके, नाउ जो जीएसटी काउंसिल है इंडिया में, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट किया गया? एज पर आर्टिकल 279A। तो आप ये भी याद रखेंगे कि किस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? एज पर आर्टिकल 279A। और इसकी पावर किसको मिलती है, और ये एस्टेब्लिश कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन जीएसटी रेट्स। अब जैसे इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब्स थी, वैसे जीएसटी के भी कुछ रेट्स हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज रेट्स कौन से होते हैं? वो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब कई सारी आइटम्स हैं, ये हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं जीएसटी, ठीक है। कुछ एग्जम्प्टेड भी हैं, तो अब इतने सारे हैं तो अब आपने रेट्स तो लर्न नहीं करने, बट मोस्ट कॉमनली, मतलब जो इन जनरल ज़्यादातर जो रेट्स यूज़ होते हैं, हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। रेट डिपेंड्स ऑन वेदर अ गुड और सर्विस इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। अब जीएसटी के जो रेट डिसाइडेड होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? कि वेदर वो जो गुड्स है हमारी नीड के अकॉर्डिंग है या हमारी लग्जरी है, ठीक है। इन जनरल आइटम्स ऑफ नेसेसिटी जो हमारे लिए ज़रूरी है, नीड के हैं, उनका जनरली क्या होता है? लोअर रेट होता है। कितना? 5 या 12%। बट लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए हायर रेट होता है, 18 और 28%। अब पूरे वन बाय वन हर एक बहुत सारी लिस्ट है, इतने तो लर्न होंगे नहीं, बट इसे नॉर्मल पता होना चाहिए कि नेसेसिटी के आइटम्स पे मोस्टली 5 to 12% लगता है, और लग्जरी प्रोडक्ट्स पे 18 से 28 तक। देन अपार्ट फ्रॉम दीज जीएसटी ऑन गोल्ड इज 3%। गोल्ड पे कितना जीएसटी लगता है? 3% का। देन ऑन सेमी प्रीशियस और रफ स्टोन्स, फॉर एग्जाम्पल पर्ल्स, जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उन पे कितना लगता है? 0.25%। देन आइटम्स नॉट सबस्यूम्ड बाय जीएसटी। सबस्यूम्ड या बोलो आप एब्जॉर्ब्ड, मतलब अभी इन चीज़ों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। कौन सा? अल्कोहल। देन कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन पे भी बात हो रही है कि अब जीएसटी एप्लीकेबल कर देना चाहिए। देन टोबैको एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे जीएसटी क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जीएसटी किसके बारे में फोकस करता है? मेन वन नेशन वन टैक्स। बट आप देखेंगे हर एक स्टेट में वेरी करता है, पेट्रोलियम के रेट वेरी करते हैं, पेट्रोल का रेट वेरी कर जाता है। देन इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का भी रेट हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा होता है। तो जहाँ पे प्राइजेस ही इक्वली नहीं है, देन जीएसटी कैसे उस पर चार्ज होगा? तो ये सारी आइटम्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी कि जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, लाइक 0%, देन 18%, 28%, जो भी रेट्स होंगे, ठीक है। उनमें से जो 0% वाला है, अब कई बार बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहता है, या कई ये सोच के बैठ जाते हैं कि एग्जम्प्टेड, निल रेटेड और जीरो रेटेड यही चीज़ है 0% वाली। नो, 0% वाला यही है, सिर्फ जीरो रेटेड। एग्जम्प्टेड और निल रेटेड इनसे अलग है। अब जीएसटी के प्रोविजंस में कई ऐसे गुड्स हैं जो उसके अंडर तो आते हैं, बट दे आर नॉट टैक्सेबल। तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे?
एग्जम्प्टेड गुड्स, जैसे कि मिल्क, चीज़, ब्रेड, फ्रूट्स, कर्ड एक्सेट्रा। आपको कहीं डीप में जाके लर्न नहीं करना हो, वैसे भी आपने देखा हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन मीन सिर्फ की पॉइंट्स लिखती हूँ ताकि आपको एक समरी फॉर्म में इजीली समझ आ जाए। बाकी आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। ऐसे तो जीएसटी काफ़ी वास्ट है, बट मैंने इतना लिमिटेड रखा कि जो मुझे लगा कि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, वापस आ जाते हैं। एग्जम्प्टेड मैंने आपको बता दिया, ये टैक्सेबल ही नहीं होते बट जीएसटी के अंडर इनको कैटेगराइज किया जाता है। और जो निल रेटेड वाले गुड्स होते हैं उनके पीछे निल लगा होता है, ना कि ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो नहीं लिखा होगा, निल होगा। निल भी है, कुछ वैल्यू नहीं है। इन तीनों में कॉमन क्या है एक चीज़, इनका जो अमाउंट आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। बट डिफरेंस है, एक तो एग्जम्प्टेड मैंने आपको बता दिया। देन निल रेटेड क्या है, ये भी जीएसटी के अंडर आते हैं बट दे आर टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हैं बट किस रेट पे, 0% रेट पे। फॉर द टाइम बीइंग जो भी जीएसटी काउंसिल रेट्स डिसाइड करेगी या जो भी, उन्होंने अभी के लिए कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनका रेट 0% रखा है, बट आफ्टर सर्टन टाइम अगर वो चाहें तो इनका रेट चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर वी आर सेइंग कि निल रेटेड जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं और किस पे होते हैं, 0% पे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, सॉल्ट एक्सेट्रा। अब आपको एग्जाम में ये नहीं पूरा लर्न करके जाना कि एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में ये गुड्स आ गए, निल रेटेड में वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और इतना आपको पूछा नहीं जाएगा। तो आप जस्ट एक ओवरव्यू लें कि इनको कहते क्या है। ओके, देन ज़ीरो रेटेड सेल्स कौन सी होती हैं, जो ओवरसीज़ पे लगती हैं। ओवरसीज सेल्स होती हैं उस पर कौन सा रेट लगता है, ज़ीरो। ठीक है, और या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे जो सेल्स की जाती हैं उन पे लगता है ज़ीरो रेट ऑफ जीएसटी। हो सकता है कि ये जो विद इन इंडिया, जो मतलब अपने एरिया में हम कुछ रेट पे बेच रहे हो, बट जब ओवरसीज़ की बात आए देन वी चार्ज ज़ीरो रेट। तो आई होप अगर किसी को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन भी थी इन तीनों रेट्स में तो वो आज उनको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। एंड यस, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली अकाउंट्स के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस की जाती है। ओके, साथ ही साथ आप डाउट वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देन, कस्टम ड्यूटी। जितना हमने पढ़ा जीएसटी के बारे में वो काफ़ी है, आप उतना ही याद रखें, दैट विल बी मोर देन एनफ। देन कस्टम ड्यूटी, अब कस्टम ड्यूटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बट बाकी मैंने आपको बोला सबसे मेन आपको हमने जीएसटी के बारे में पढ़ना था। नाउ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है, इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स। याद रखें, यहाँ पे लिखा है ऑन गुड्स, दैट मीन्स दिस टैक्स इज नॉट ऑन सर्विसेज। कस्टम ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है, सर्विसेज पे नहीं लगती। और कब लगती है, व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जब गुड्स अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ट्रांसपोर्ट हों उस टाइम पे क्या चार्ज किया जाता है, कस्टम ड्यूटी को। या इन सिंपल वर्ड्स, द टैक्स विच इज़ लेविड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब आउटसाइड द कंट्री हम कुछ भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हम क्या चार्ज करते हैं, कस्टम ड्यूटी। इम्पोर्ट क्या होता है, जब आप कुछ इन इंडिया मतलब इंडिया में कुछ परचेज करके ला रहे हो। एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आउटसाइड इंडिया आप कुछ सेल कर रहे हो। ये तो आपको मीनिंग पता ही होगा। देन इन इंडिया कस्टम ड्यूटी फॉल्स अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। जो कस्टम का एक्ट, कस्टम ड्यूटी का जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी उसे गवर्न करता है वो कौन करता है, कस्टम एक्ट 1962। वैसे ही इनकम टैक्स, जब हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की थी वहाँ पे मैंने आपको एक इनकम टैक्स का एक्ट भी बताया था। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं वो कौन सा एक्ट था, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इनकम टैक्स इंडिया में कब से इफेक्टिव हुआ था। ओके, तो ये आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, आप इन्हें भी बताएंगे। देन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एक तो है कस्टम एक्ट 1962 जिसके अंडर ही कस्टम ड्यूटी के सारे प्रोविजंस आते हैं। बट जो भी कस्टम ड्यूटी में रेट डिसाइड किए जाते हैं वेदर ऑन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, वो कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वो रेट्स कौन डिसाइड करता है, टैरिफ एक्ट 1975। ये भी आप याद रखेंगे। जो भी रेट इंपोर्ट पे लगेगा वो इंपोर्ट ड्यूटी कहलाएगा, और जो एक्सपोर्ट पे लगेगा उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में जो इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स दिए गए हैं वो कहाँ पे दिए, इन शेड्यूल 1, और एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट्स कहाँ पे दिए गए हैं, इन शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो सिंपल याद रखना है, कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होती है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और इनके प्रोविजंस कौन गवर्न करता है, कस्टम्स एक्ट 1962। देन जो भी रेट्स डिसाइड होते हैं वेदर ऑन इंपोर्ट और ऑन एक्सपोर्ट दे आर डिसाइडेड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो कस्टम ड्यूटी है दे आर चार्ज ओनली ऑन द गुड्स एंड नॉट ऑन सर्विसेज। क्लियर? देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी।
अब जैसे हमारे जीएसटी के हमने कई सारे टाइप्स पढ़े, लाइक आईजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये जीएसटी के रेट्स थे 0%, 18% हो गया, 28% हो गया। अब मैंने आपको बताया ना कि जहाँ जहाँ सीजीएसटी लगेगा उसके साथ ही एसजीएसटी भी लगेगा। ओके, तो अगर 18% इसमें एसजीएसटी है और सीजीएसटी भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ लगेंगे, तो एसजीएसटी भी 9% होगा इक्वल, सीजीएसटी भी 9% होगा। सिमिलरली जब 28% की बात की जाएगी, एसजीएसटी भी 14 होगा और सीजीएसटी भी 14 होगा। अगर आईजीएसटी होगा वो तो फुल एक ही में होगा, बट बाद में उनका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, तो आई टोल्ड यू। नाउ कम बैक टू द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब कई सारी टाइप्स होती हैं कस्टम ड्यूटी की, और भी कई सारी हैं, बट मैंने जो मेन मुझे लगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले है बेसिक कस्टम ड्यूटी, देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन शॉर्ट सीवीडी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी को बीसीडी, देन एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल सीवीडी, देन सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सीवीडी वही हुआ काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इन सबका मीनिंग समझते हैं वन बाय वन, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। कोई मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, ठीक है, दिस इज मैन्युफैक्चरर, लेट्स से एक्स, ठीक है, ये एक्स मैन्युफैक्चरर इंडिया में, ये आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे कोई भी कंट्री है, लाइक लेट्स से चाइना, ठीक है, आउटसाइड इंडिया ये है चाइना, ये इंडिया का मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे चाइना का, ठीक है। अब पहले बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? ये बेसिक रेट है जो चार्ज होना है, पता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। दिस इज दी स्पेसिफिक, या बोल सकते हैं फिक्स्ड रेट है जो चार्ज होना ही होना है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगेगी उसको समझते हैं। अब जब इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर की, और आपको पता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी पे एक्साइज। अब एक्साइज ड्यूटी तो हम पे करते हैं, ठीक है। लेट्स से उसने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किए थे ₹10, और उस पर उसको एक्साइज ड्यूटी लगी ₹2, और उसका टोटल प्रोडक्ट कितने का बना? 12 का। तो अब लेट्स से एक और कोई मैन्युफैक्चरर था इंडिया का, वाई, उसने क्या किया, उसने खुद यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बजाय उसने चाइना से वो गुड्स इंपोर्ट करवा लिए, कितने के? 10 के। अब अगर नोटिस करें तो वो मैन्युफैक्चरर देखेगा, उसने बोलना है कि मैंने तो एक्साइज ड्यूटी भी पे करी थी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो वो बोल रहा है मेरे गुड्स तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो चाइना से एक्सपोर्ट हुए हैं, वहाँ पे 10 रुपीज़ के किए। तो कस्टमर तो ज़्यादा कहाँ से प्रेफर करेगा? वाई के गुड्स करेगा, तो ये मैन्युफैक्चरर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को रिमूव करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, या वी कैन से पैरिटी लाने के लिए, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा तो चलिए अब हम इस पे भी क्या करेंगे, एक्साइज चार्ज करेंगे। बट अब आपको पता है जो एक्साइज ड्यूटी होती है, इट इज़ चार्ज ओनली इन इंडिया। ये इंडिया में ही लगती है, विद इन इंडिया। बाहर के प्रोविजंस अलग होंगे, बट हम तो इंडिया में एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हम चाइना वालों को तो चार्ज करेंगे नहीं। तो इसकी जगह उन्होंने क्या किया, एक्साइज नाम नहीं दिया, इसका उन्होंने नाम दे दिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी। उन्होंने कहा कि अब हम इस पे भी चार्ज करेंगे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो सेकेंड वन भी हो गया। देन एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्या है, अब आगे फर्दर यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अ मिनट। अगर हम जो उसने गुड्स मैन्युफैक्चर करे थे ₹12 के करे, अब उसने आगे फर्दर सेल भी करनी है। अब आपको पता है जब सेल करो तो क्या लगता है, वैट लगता है। तो लेट्स से जब 12 का गुड्स था तो उसने आगे फर्दर वैट और लगा दिया, एडिशन ₹2, ठीक है, तो 14 का पड़ गया। बट अब यही मैन्युफैक्चर जिसने बाहर से करवाया था, उसको तो पहले ₹10 का लगा, तो वो तो सिंपल उसमें ₹2 और ऐड करेगा, स्टिल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ₹12 की, अभी भी ₹2 लेस है। तो अब इस पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए ना, ताकि वो इक्वलाइज हो जाए विद द अमाउंट ऑफ वैट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कि इस काउंटर वेलिंग ड्यूटी के साथ साथ हम एक और लगाएंगे एडिशनल कस्टम ड्यूटी, दैट इज स्पेशल सीवीडी। उसको स्पेशल सीवीडी का नाम दे दिया। तो ये वैट को इक्वलाइज करने के लिए था, और ये सेकेंड वन वाला था ताकि एक्साइज को इक्वलाइज हो जाए। ओके, देन सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। अब कई बार क्या होता है, कोई आउटसाइड द कंट्री वाले जो होंगे, और ये हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है, अब यहाँ से कोई ऐसा क्या करेगा, यहाँ की गवर्नमेंट वाले अपने मैन्युफैक्चरर्स को बोलेंगे कि तुम फर्दर एक्सपोर्ट करो इंडिया में, हम क्या करेंगे, तुम एक्सपोर्ट करो ₹8 की, बाकी फर्दर हम ₹2 तुम्हें खुद सब्सिडी दे देंगे। तो ये एट अ लोअर रेट इंडिया में सेल कर रहे हैं एक तरह से, किस बेसिस पे, कि हमें फर्दर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ के इंडिया वाले लोग सस्ते में खरीद लेंगे, कुछ जो अपने मैन्युफैक्चर करेंगे मे भी उनको हायर रेट पड़ रहा होगा, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाहर से तो वो सस्ते का खरीद के ला रहे, तो लोग हमारा खरीदेंगे नहीं।
नाउ इस पे भी एक अलग से टैक्स लगा देंगे, कौन सा, CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। जिन आर्टिकल्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे उस पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर देगी, CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स चार्ज कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, ये इंडिया है और यहाँ बाहर से कोई आउटसाइड कंट्री ने क्या करा, यहाँ पे गुड्स बेचना शुरू कर दिए बट एट अ लोअर रेट। उन्होंने क्या सोचा कि हम स्टार्टिंग में पहले थोड़ा इंडिया को सस्ते में बेचते हैं ताकि फर्दर उनको इस तरह से उन गुड्स की आदत पड़ जाए कि अब हम फर्दर अगर हम बाद में कॉस्टली भी बेचेंगे स्टिल दे विल बाय फ्रॉम अस। तो क्या हुआ, उन्होंने पहले लोअर रेट पे बेचे, बाकी इन फ्यूचर बाद में वो हमें हाई रेट पे बेचेंगे। हालांकि वो अपनी जो उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट होगी ना, वहाँ पे वो वही जो उनका नॉर्मल रेट लगता होगा, लेट्स से अगर कोई 10 की गुड्स वहाँ पे बेचते हैं, वो इंडिया में आके 8 का बेच रहे होंगे। क्यों, एक तरह से वो डंपिंग कर रहे हैं, गुड्स की प्राइस को डंप कर रहे हैं कि बाद में हम एकदम से उनका प्राइस में हाइक ले आएंगे, इंक्रीज कर देंगे जब इंडिया को उसकी आदत हो जाएगी। तो क्या है, इस केस में जो 8 रुपीज़ का उन्होंने बेचा होगा इस पे वो एक टैक्स चार्ज कर देते हैं, दैट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो सब एक तरह से कस्टम ड्यूटी की ही फॉर्म बना दी है उन्होंने, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि एक्साइज के प्रोविजन लगेंगे, वैट का होगा, या सब्सिडी वाली होंगी, या फिर डंपिंग का केस होगा। बस आपको एक बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए था, बाकी आई डोंट थिंक कि आपको टाइप्स पूछेंगे, मेजर आपको पोर्शन GST से ही पूछा जाएगा। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी एक बार रीड कर लेते हैं। BCD, ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एट अ स्पेसिफिक रेट। जो एक स्पेसिफिक रेट है, ये बेसिक अमाउंट है जो आपको पे करना ही करना है, इट इज़ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। देन काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इट इज़ लेविड एट द सेम रेट ऑन विच द एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल। काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब लगती है, जब मतलब हमें कुछ इक्वलाइज करना हो विद द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। वही सिमिलर प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वैसे ही गुड्स अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हम क्या लगा देंगे, एक्साइज ड्यूटी का इक्वल अमाउंट, बट किस नाम से, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। देन नेक्स्ट वन, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल CVD, ये कब लगेगा, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज विद द अमाउंट ऑफ वैट। देन CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, अमाउंट ऑफ ड्यूटी इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। जितनी उन्होंने गवर्नमेंट ने दूसरी ने सब्सिडी प्रोवाइड करी होगी उस मार्केट को, उसी के बेसिस पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ड्यूटी चार्ज कर देंगे। अमाउंट ऑफ ड्यूटी इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री। अगर यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे इंडिया, चाइना ने कहा कि तुम 8 के गुड्स यहाँ पे फर्दर एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हें 2 रुपीज़ की सब्सिडी दे देंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट भी क्या करेगी, 2 रुपीज़ का क्या लगा देगी, इक्वलेंट अमाउंट, इसी का ही सब्सिडी के बराबर का अमाउंट यहाँ पे किस नाम से चार्ज कर देगी, CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। क्लियर। देन लास्ट वन, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इट इज़ इम्पोज बाय द डोमेस्टिक गवर्नमेंट। जो हो गया हमारी इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन इम्पोर्ट्स, लेट्स से आपने चाइना से कुछ इम्पोर्ट किया, व्हेन इट बिलीव्स दैट, जब उनको लगता है कि वो जो भी हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं, हम गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस बिलो है किसके, बिलो देयर फेयर मार्केट वैल्यू। अगर कोई भी चाइना वाले हमें गुड्स बेच रहे हैं अपनी मार्केट में, वो 10 का बेचते हैं बट दे आर सेलिंग अस एट द रेट ऑफ 8, तो 2 रुपीज़ का वो जो उन्होंने अपनी तरफ से मार्जिन रखा है वो इंडिया में हम क्या कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी खुद ही हम चार्ज कर लेंगे। तो आई होप अब आपको कस्टम ड्यूटी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि होता क्या है कस्टम ड्यूटी में। ओके, सो यहीं तक था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको सब अच्छे से क्लियर कर दिया। नाउ वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ टैक्सेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लेट्स वाइंड अप। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ एनीबडी इज़ न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.